हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। ग्रेड 8 के बच्चों, आपको पता चल ही चुका है कि आपकी साइंस की क्यूरियोसिटी की बुक आ चुकी है मार्केट में। आप स्टडी यूपी इंडिया से जाके उसको बाय कर सकते हैं। मैंने भी वहीं से बाय करी है। ओके, तो आज हम करेंगे इसमें चैप्टर नंबर 3, उसका पार्ट 2। चैप्टर नंबर 3 भी काफ़ी बड़ा था, तो मैंने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। उसमें आज पहले मैंने चैप्टर एक्सप्लेनेशन किया, आज मैं बाकी का चैप्टर एक्सप्लेन करूँगी और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। और चैप्टर 1 और 2 ऑलरेडी अपलोडेड है, वो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना। ठीक, तो आज हमें स्टार्ट करना है टॉपिक नंबर 3.4.2 से, हाउ आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस कॉज्ड। तो जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं, हमने पढ़ा था पहले कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल मतलब जो एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसमिट हो जाती है अलग अलग वेज से, और नॉन कम्युनिकेबल जो एक दूसरे के अंदर ट्रांसमिट नहीं होती। मान लो किसी एक बंदे को डायबिटीज़ है, तो दूसरे को छूने से, उसका ऐसा कुछ करने से, खांसी जुकाम से, ऐसा कोई भी उसको डायबिटीज़ होने वाला नहीं है। ठीक है, तो वो एक दूसरे से पास नहीं होती हैं। तो ये कैसी डिजीज़ होती हैं? ये आपकी लाइफस्टाइल डिजीज़ होती है। मतलब अगर आपके रहने खाने का ढंग, आप ठीक से खाना नहीं खाते, टाइम पे नहीं खाते, जंक फूड खाते हैं, आप एक्सरसाइज नहीं करते, मोटे हो गए हैं, तो इस तरह के आपके जो दिनचर्या रहती है उसकी वजह से ये डिजीज़ हो जाती हैं। You have learned that non-communicable disease like cancer, diabetes and asthma, they are linked to lifestyle, diet or environment. They are the most common cause of death in India. तो जो ये लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं उनकी वजह से बहुत डेथ्स हो जाती हैं। आपने सुना होगा आजकल लोग हार्ट अटैक से बहुत मर गए हैं, किसी का ब्लड प्रेशर अचानक से हाई हो गया, वो तब मर जाता है, राइट। They are the most common cause of death in India. In grade 6, you also learned about diseases like scurvy, anemia, goiter. अब आपने grade 6 में इन डेफिशिएंसी डिजीजेस के बारे में पढ़ा था, जैसे स्कर्वी। स्कर्वी में आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ। स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी से, मतलब आपके जो गम्स होते हैं ना, आपके जो मसूड़े होते हैं, उनके अंदर ब्लीडिंग होने लगती है, उनकी स्वेलिंग हो जाती है और आपको पेन होता है। और एनीमिया क्या होता है? खून की कमी। गोइटर क्या होता है? जो थायराइड होता है ग्लैंड आपका नेक के अंदर, उसमें अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो वो फूल जाता है, स्वेल हो जाता है, उसको हम गोइटर बोलते हैं। इसको हिंदी में खेंगा भी बोला जाता है। Which were caused by the lack of specific nutrients in the diet. These are called deficiency diseases and are also non-communicable. तो ये सारी जो हैं डिजीज़ कैसी हैं? ये डेफिशिएंसी है, मतलब किसी एक विटामिन या मिनरल की डेफिशिएंसी की वजह से, उसकी कमी की वजह से जो आपको बीमारी हो जाती है, उसको हम डेफिशिएंसी बोलते हैं। ठीक है, सो डिजीज सच एज कैंसर, डायबिटीज एंड एस्थमा may often persist for a long time, more than 3 months, and are referred to as chronic disease. अब यहाँ पे अलग अलग वो आ रही हैं आपकी टर्म्स। अभी आपने पहले पढ़ा डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या होती है? किसी भी विटामिन या मिनरल या किसी भी चीज़ की कमी की वजह से जो आपको बीमारी होती है, उसको हम बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़। जैसे आपने पढ़ा वो स्कर्वी, गोइटर वगैरह। तो दूसरा आया वो क्रोनिक डिजीज़ है। क्रोनिक डिजीज़ का मतलब लंबी बीमारी जो चली आ रही है। जैसे आपकी कैंसर है, कितनी लंबी बीमारी है, लोग ट्रीटमेंट कराते रहते हैं बट वो ठीक नहीं होता। डायबिटीज़, उसकी लाइफ लॉन्ग आपकी मेडिसिन चलती रहती हैं। तो ये 3 महीने से ज़्यादा तक, अक्सर पूरी ज़िंदगी चलती रहती है, तो इनको आप क्रोनिक डिजीज़ कहते हैं। ठीक है, और एक होती है आपकी एक्यूट डिजीज़। एक्यूट मतलब जैसे आपको फीवर आया, 3-4 दिन के बाद वायरल फीवर आया, वो उतर गया, वो आपकी एक्यूट इलनेस है। आपको सर्दी जुकाम या फ्लू हो गया, कुछ दिनों बाद वो ठीक हो जाता है, तो ये एक्यूट इलनेस है, मतलब जो जल्दी ठीक हो जाती हैं। डायबिटीज़ इज़ अ कॉमन डिजीज़ विच इज़ बिकमिंग मोर प्रिविलेंट इन एडल्ट एज वेल एज चिल्ड्रन। तो डायबिटीज़ बच्चों में भी हो रही है, बड़ों में भी हो रही है। इनफैक्ट इंडिया हैज़ नाउ वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल विद डायबिटीज़ इन द वर्ल्ड। इंडिया में डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा हो गई है और सबसे ज़्यादा लोग यहीं पाए जाते हैं। It often develops due to combination of hormonal imbalance, unhealthy eating habits, lack of physical activity, being overweight or obese and other reason. तो डायबिटीज़ होती क्यों? आपके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो जाते हैं, आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है, आपकी ईटिंग हैबिट्स ख़राब हो जाते हैं, फिजिकल एक्टिविटी आपकी कम हो जाती है और आप ओवरवेट हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, ओबीस हो जाते हैं। Let us learn more about the causes of non-communicable disease and their prevention. अब हम आगे पढ़ेंगे कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्यों हो जाते हैं। अभी हमने पिछली बार पढ़ा था कम्युनिकेबल डिजीज़ कैसे होती है, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, इन सब से हो जाती है। अब नॉन कम्युनिकेबल कैसे होती हैं? लेट अस सर्वे। फाइंड आउट 3 मोस्ट कॉमन लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ इन योर नेबरहुड. Talk to the doctor, nurse or healthcare worker or even a family member who knows about the health and what kind of lifestyle changes can help prevent or manage this disease.
तो आपको सबसे पहले हेल्थ आपकी लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ ढूंढनी है। क्या हो गई? डायबिटीज़ हो गई, हाइपरटेंशन हो गई, मतलब हाई ब्लड प्रेशर हो गया, है ना। ये सब कैसी हैं? आपकी लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़। अब आप किसी समझदार व्यक्ति के पास जाइए और उससे सुनिए इसके बारे में कि हम इनको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। You can also consult trusted healthcare website, books, teachers and doctors. Fill in the table 3.2 and learn more about lifestyle related diseases. तो अब आपको नीचे एक टेबल फिल करना है और मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि लाइफस्टाइल डिजीज़ क्यों हो जाती हैं। देखो, हमारी बॉडी को सही ढंग से चलने के लिए सिर्फ कुछ ही चीज़ों की ज़रूरत होती है। रेगुलर एक्सरसाइज, अच्छा पौष्टिक खाना और अच्छी नींद, ठीक है। अब इनमें से आप कुछ भी डिस्टर्ब कर देते हो। अगर आपने खाने में जंक ज़्यादा कर दिया या खाने का टाइम ही बदल दिया, ब्रेकफास्ट कर रहे हो आप 12-1 बजे, लंच कर रहे हो आप शाम को 6 बजे, डिनर फिर आप स्किप कर रहे हो, इस टाइप का जो लाइफस्टाइल होता है, चाय ज़्यादा पी रहे हो, जंक फूड ज़्यादा खा रहे हो, तो धीरे धीरे क्या होती है? आपकी बॉडी डिटोरिएट होने लगती है, ख़राब होने लगती है और उसके बाद आपको इस टाइप की डिजीज़ हो जाती हैं। आपका वेट बढ़ जाता है, आप मोटे हो जाते हैं, ठीक है। चलो, अब हमको ये टेबल दिया हुआ है जिसमें हमको फिल करना है। इसमें नेम ऑफ कॉमन लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ दिया, ओबेसिटी, उसके साइन एंड सिम्टम बताने हैं और उसने लाइफस्टाइल चेंजेस बता दिए कि क्या करने हैं। तो फर्स्ट, ओबेसिटी में क्या होता है? एक्सेस बॉडी फैट बहुत बढ़ जाता है, ब्रेथलेसनेस हो जाती है, मतलब सांस जो है बहुत जल्दी चढ़ जाता है, थोड़ा भी चलते हैं तो उनको सांस चढ़ जाता है, फटीग हो जाता है, उनको बहुत थकावट होती है, इंक्रीज रिस्क ऑफ अदर डिजीज़, और ओबेसिटी की वजह से दूसरी डिजीज़ भी होने के चांसेस रहते हैं। लाइफस्टाइल चेंज क्या करना है? ईट अ बैलेंस डाइट एंड एक्सरसाइज रेगुलरली। अच्छी और बैलेंस डाइट खाओ और रोज़ एक्सरसाइज करो। दूसरी आई डायबिटीज़, इसमें फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, एक्सेसिव थर्स्ट, वेट लॉस, टायर्डनेस एंड स्लो हीलिंग। तो क्या ये सारे फीचर्स होते हैं, मतलब बहुत जल्दी बार बार उसको वॉशरूम जाना पड़ता है यूरिन पास करने के लिए, बहुत प्यास लगती है, वेट भी बहुत जल्दी लूज़ हो जाता है, इसमें भी बहुत टायर्डनेस रहती है, बहुत थक जाते हैं, और अगर कोई चोट लग गई आपको तो वो बहुत धीरे धीरे हील करती है। इसका आपको क्या करना है चेंज? रेगुलर एक्सरसाइज करो, हेल्दी डाइट खाओ, शुगर कम रखो और रूटीन चेकअप्स कराओ। थर्ड आया हाई ब्लड प्रेशर। इसके अंदर क्या होता है? आपको हेडेक, डिजीनेस, ब्लड विजन, नोज ब्लीड एंड चेस्ट पेन, सर दर्द हो जाता है, एकदम चक्कर आने लगते हैं, दिखना कम हो जाता है, नाक में से भी खून आ जाता है कभी कभी प्रेशर ज़्यादा होता है तो, और चेस्ट में पेन होता है। तो इसमें आपको सॉल्ट कम खाना है, ज़्यादा ब्लड प्रेशर हाई जिसका होता है उसको सॉल्ट कम खाना होता है, और स्ट्रेस नहीं लेनी बिल्कुल भी, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। तो ये सारे उसने चेंजेस अपना लेगा तो उसका कंट्रोल में आ जाएगा, बाकी मेडिसिन तो खानी पड़ेगी। Now be a scientist. Dr. Kamal Ranadev was a pioneering biomedical researcher. She studied how hormones and certain viruses are linked to cancer, helping improve its treatment and prevention. Her work also showed how tobacco, diet, and pollution can raise the risk of cancer, highlighting the importance of healthy lifestyle. तो इन्होंने ज़्यादातर कैंसर के कॉजेज़ वगैरह देखे और फिर उसके ट्रीटमेंट में सुधार किए। ओके, उसको स्टडी किया प्रॉपरली। उन्होंने देखा कौन कौन से वायरस जो होते हैं वो कैंसर के साथ जुड़े हुए होते हैं, और फिर उन्होंने उसके ट्रीटमेंट को भी इम्प्रूव किया। ओके, अब हम करेंगे हाउ टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल डिजीज़। हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। यू माइट हैव हर्ड द फ्रेज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम बोथ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। तो प्रिवेंशन मतलब पहले ही आप प्रिकॉशन लेके रखो जिससे कि आपको बाद में दवाइयाँ ना खानी पड़े ना। ओडिशा, लेट अस रीड, एक्टिविटी 3.6 कर रहे हैं हम, लेट अस रीड। ओडिशा कम्युनिटी लेड सैनिटेशन कैंपेन। In Bhadrak district, Odisha, a community sanitation campaign helped more people build and use toilets. This reduced open defecation significantly and improved child health with fewer cases of diarrhea and infection. तो उड़ीसा में एक कम्युनिटी लेड सैनिटाइजेशन कैंपेन हुआ। कैंपेन्स होते हैं ना बच्चों, जिसमें वो लोगों को बताते हैं कि आपको टॉयलेट्स यूज़ करने हैं, या जो भी वहाँ पे जिस भी चीज़ से रिलेटेड कैंपेन होता है उसके बारे में वो अवेयरनेस देते हैं लोगों को, उनको बताते हैं। तो यहाँ पे भी उड़ीसा में हुआ सैनिटेशन का। पहले क्या करते थे लोग, जंगल में जाके, खेतों में जाके वो अपना वो सब करते थे, ठीक है ना, वो यूरिन करते थे और स्टूल्स पास करते थे। वहाँ पे टॉयलेट्स नहीं होते थे पहले, तो उन्होंने कहा कि हर घर में टॉयलेट होना चाहिए जिससे कि सफाई मेंटेन रहे। ओके, और उसकी वजह से चाइल्ड हेल्थ भी इम्प्रूव हुई और डायरिया और इन्फेक्शन के केसेस कम हो गए।
व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम दिस केस स्टडी? इस केस स्टडी से आपको क्या समझ में आया? सिंपल स्टेप्स लाइक गुड सैनिटेशन कैन ग्रेटली रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज. Find out such community campaigns held in your location. Share in your class and discuss with your peers about the impact of such initiatives. अब वो कह रहे हैं कि इस स्टडी से आपको क्या समझ में आया? कि ये समझ में आया कि छोटे छोटे कदम भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. जैसे सिर्फ आपने टॉयलेट्स घर घर बनवा दिए तो उसकी वजह से इन्फेक्शंस जो हैं वो बहुत कम हो गए. ना एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट द डिजीज़. अब ये क्या होता है? इम्यूनिटी. इम्यूनिटी क्या होती है बच्चों? कि आपकी बॉडी के अंदर भी एक रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है. मतलब हमारी बॉडी में भी एक इम्यून सिस्टम होता है. खाली दवाइयों से हम काम नहीं करते. जैसे ही हमको कोई बैक्टीरिया ने मान लो अटैक कर दिया, ठीक है, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है ना वो तुरंत उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाता है और वो एकदम एक्टिवेट हो जाता है. फिर हमारी बॉडी जो है अपना टेम्परेचर इंक्रीज़ कर लेती है, जिसे कहते हैं फीवर आना. उस हाई टेम्परेचर जब बॉडी का होता है तो वो बैक्टीरिया जो है वो ग्रो करना कम कर देता है. तो ये बॉडी का नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है जो स्टार्ट हो जाता है जैसे ही कोई अटैक करता है. फिर उसको हेल्प करने के लिए हम ऊपर से एंटीबायोटिक्स और मेडिसिन वगैरह लेते हैं जिससे कि हम जल्दी से रिकवर कर जाएँ. ठीक है, तो बॉडी भी अपना इम्यून सिस्टम एकदम तैयार रखती है कि कोई अटैक करे उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाओ और अपनी बॉडी को बचाओ. You would have noticed that some people get sick more frequently than other, although living in a similar environment. अब आपने देखा होगा कुछ लोग जो है वो ज़्यादा जल्दी बीमार पड़ते हैं और कुछ नहीं. जैसे मान लो 2 भाई बहन ही हैं, उनमें से एक जो है वो ज़्यादा बीमार पड़ता है, दूसरा नहीं पड़ता. ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है आपकी इम्यूनिटी की वजह से. किसी की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और किसी की वीक होती है. वो क्यों होता है? क्योंकि कुछ लोग फ्रूट्स खाते हैं, अच्छे से बैलेंस डाइट खाते हैं, तो उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है. द नेचुरल एबिलिटी ऑफ आवर बॉडी टू फाइट डिजीज इज नोन एज इम्यूनिटी. ये इम्यूनिटी की डेफिनेशन है, लर्न कर लेना. आवर बॉडी हैज़ अ स्पेशल सिस्टम कॉल्ड इम्यून सिस्टम डेट हेल्प फाइट अगेंस्ट अ डिजीज. तो हमारी बॉडी में एक स्पेशल इम्यून सिस्टम होता है जो कि डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट करता है. You might have taken some drop or injections in your childhood to protect yourself from certain disease, such as polio, measles, tetanus and hepatitis. These are called vaccines. अब वैक्सीन्स क्या होते हैं बच्चों? जो हम बचपन में टीके लगवाते हैं ना छोटे छोटे बच्चों को. क्यों? क्योंकि उनकी जो बच्चों की इम्यूनिटी होती है वो बहुत वीक होती है. अभी उनका इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं हुआ होता. तो उस टाइम पे अगर उन्हें कोई डिजीज़ अटैक करेगी तो उनकी बॉडी बेचारी कुछ नहीं कर पाएगी. इसीलिए हम बाहर से उनको वैक्सीन देते हैं. वैक्सीन बेसिकली क्या होते हैं बच्चों? एंटीबॉडी. एंटीबॉडी क्या होती है? जैसे आपको कोई भी मान लो बैक्टीरिया ने अटैक किया तो वो एंटीजन डालता है आपकी बॉडी के अंदर. तो हमारी बॉडी उस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाती है जो कि उसके ऊपर अटैक करके उसको न्यूट्रलाइज कर देती है, ख़त्म कर देती है. ठीक है, तो इसीलिए छोटे बच्चों को वैक्सीन लगवाई जाती हैं जिससे कि उनके अंदर एंटीबॉडीज़ हम बाहर से डालते हैं. ओके, बिकॉज उनकी अपनी इम्यूनिटी नहीं होती है, उनका इम्यून सिस्टम पूरा डेवलप नहीं होता है. तो जो इम्यूनिटी हम बाहर से इंजेक्शंस के थ्रू ले रहे हैं उसको हम बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी. ओके, अब यहाँ से पढ़ेंगे हम. दीज आर वैक्सीन्स डेट हेल्प प्रिवेंट सीरियस इन्फेक्शन कॉज बाय वायरसेज एंड बैक्टीरिया. तो उनको हम वैक्सीन बोलते हैं जो कि हमें हेल्प करती हैं इन बैक्टीरिया और वायरस के इन्फेक्शन से लड़ने के लिए. A vaccine help our body to fight certain disease by training the immune system to recognize and attack harmful germs, providing what is known as acquired immunity. Protection developed after exposure to a pathogen or a vaccine. अब देखो वैक्सीन क्या करती है हमारी बॉडी को? जैसे कोई भी डिजीज़ आती है हमारी बॉडी में तो उससे पहले ही हम वैक्सीन लगवा लेते हैं ताकि हमारी बॉडी के अंदर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन जाएं. ठीक है, और जैसे कोई हार्मफुल जर्म हमको अटैक करे तो उसमें हमारी एंटीबॉडीज़ रिकॉग्नाइज कर लें और उसको वापस अटैक करके बाहर भेज दें. ठीक, अब हम पढ़ेंगे वैक्सीन्स कैन बी मेड इन डिफरेंट वेज. वैक्सीन्स कैसे कैसे बनती हैं? दे आर मेड फ्रॉम वीकेंड और डेड पैथोजन लाइक वायरस और बैक्टीरिया और फ्रॉम इनएक्टिव और हार्मलेस पार्ट ऑफ द पैथोजन. अब बेसिकली वैक्सीन होती क्या बेटा? वो जैसे आपको जो भी वायरस या बैक्टीरिया अटैक करता है ना उसी के पार्ट से बनती है क्योंकि उसी के अंदर उसकी एंटीबॉडी रहेंगी. ओके, तो उनके इनएक्टिव या हार्मलेस पार्ट जो होते हैं उनसे वैक्सीन बनती है और वो हमारे अंदर इंजेक्ट कर दी जाती हैं. Some newer vaccines instruct our own body cells to make a harmless part of the germ with our immune system and learn to fight. फिर वो हमारे इम्यून सिस्टम के साथ मिलकर उसको फाइट करना सिखाते हैं. फॉर एग्जाम्पल अ टेटनस शॉट ऑफन गिवन आफ्टर एन इंजरी प्रोटेक्ट अगेंस्ट द इन्फेक्शन बाय द टेटनस कॉजिंग बैक्टीरिया.
It contains an inactive bacterial toxin that helps the immune system develop protection without causing the disease. अब आपने सुना होगा जब भी आप गिर जाते हैं साइकिल से या फिर आपको कुछ लोहे की चीज़ लग जाती है तो आपको टिटनेस का इंजेक्शन ज़रूर लगता है। अब वो टिटनेस का इंजेक्शन एक्चुअली में है क्या? वो प्रिवेंट करता है आपको कि जब आपको कोई चोट लगी तो बाय चांस अगर वो लोहा जो है उस पर जंग लगा है, उसमें टिटनेस का बैक्टीरिया प्रेजेंट है, तो वो आपकी बॉडी में एंटर करेगा और आपको इन्फेक्शन कर देगा। अब हमें उसकी वैक्सीन लगवानी है, तो वो वैक्सीन बेसिकली है क्या? वो इनएक्टिवेटेड बैक्टीरियल टॉक्सिन ही है that help the immune system to develop the protection against causing the disease. तो चलो मैं आपको ना इजी स्टेप्स में बताती हूँ आखिर वैक्सीन करती क्या है। अब आपने सबसे पहले वैक्सीन लिया, वैक्सीन होता क्या पहले ये जानो। द वैक्सीन कंटेन वीकेंड, किल्ड या इनएक्टिव पार्ट ऑफ द वायरस या बैक्टीरिया, जिसको हम एंटीजन बोलते हैं। जो भी आपका वायरस या बैक्टीरिया होता है ना, जिसके अगेंस्ट हमको प्रोटेक्शन देनी है बॉडी को, उसी का इनएक्टिवेटेड पार्ट या फिर जो पार्ट खराब मतलब वीक हो चुका है, जो आपको इन्फेक्शन नहीं कॉज करेगा, उसकी वो वैक्सीन्स बनती हैं, उनको हम कहते हैं एंटीजन। अब उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल भी हो सकता है, जैसे mRNA, जो इंस्ट्रक्ट करता है आपके सेल्स को टू मेक अ हार्मलेस पीस ऑफ द जर्म। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब वो वैक्सीन आपने बॉडी के अंदर लगा दी। अब जब बॉडी में लगाई तो जो इम्यून सिस्टम है ना, वो देखेगा आपने वो इनएक्टिव दिया है, लेकिन इम्यून सिस्टम को तो नहीं पता ना, वो सोचेगा ओहो हमारा दुश्मन आ चुका है, तो इम्यून सिस्टम एकदम एक्टिवेट हो जाएगा और वो उस दुश्मन के ऊपर अटैक करेगा। ठीक, अब जब उसने उसको अटैक किया तो उसने अपनी एंटीबॉडीज़ बना ली और वो उसके मेमोरी में फिट हो गया कि इस टाइप का जर्म आएगा तो मुझे ऐसे अटैक करना है। अब जब कोई असली का बैक्टीरिया या वायरस वही वाला आके आपको अटैक करेगा जिसके आपने वैक्सीन ली है, तो आपका जो इम्यून सिस्टम है उसने ऑलरेडी याद किया हुआ, उसकी मेमोरी में फिट है कि इसको तो मैं पहले भी हरा चुका हूँ, तो वो फिर से अपनी एंटीबॉडीज जो है उसके पास ऑलरेडी बन चुकी हैं, वो उससे उनको अटैक करेगा और आप सिक नहीं होंगे। आपको बीमार पड़ने से पहले ही वो आपकी बॉडी से उसको निकाल के बाहर फेंक देगा। तो ये है आपकी इम्यून सिस्टम की कहानी कि वो वैक्सीन्स की, कि वो कैसे वर्क करती है और इम्यून सिस्टम उस पर कैसे असर करता है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स। योर बॉडी सीज द एंटीजन एज अ फॉरेन इन्वेडर एंड एक्टिवेट्स द इम्यून सिस्टम। उसने देखा है तो कोई फॉरेन चीज़ आ गई है, जैसे मैंने आपको पूरा समझा दिया ना, और वो पूरा इम्यून सिस्टम आपका वो एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, अब वो इस फॉरेन इन्वेडर को बाहर निकालने की कोशिश करते रहेंगे। अब क्या होता है आगे, जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू अटैक द इन्वेडर। तो वाइट ब्लड सेल जो एंटीबॉडीज बना देते हैं और वो इन्वेडर को अटैक करते हैं। अब मेमोरी फॉर्मेशन हो गई, थर्ड में आया आपका मेमोरी फॉर्मेशन। आफ्टर द जर्म इज डिस्ट्रॉयड, जो वैक्सीन थी आपने डाली थी अंदर, जब वो डिस्ट्रॉय हो जाती है तो योर बॉडी कीप्स अ मेमोरी ऑफ इट, उसको याद रहता है। इफ़ यू आर एक्सपोज टू द रियल जर्म लेटर, योर इम्यून सिस्टम रिमेंबर एंड क्विकली फाइट इट्स ऑफ बिफोर यू गेट सिक। समझ में आ गया, एकदम क्लियर। चलो अब आगे चलते हैं। डू यू नो व्हेन द फर्स्ट वैक्सीन वॉज डिस्कवर्ड? पहली वैक्सीन कब डिस्कवर हुई थी? एडवर्ड जेनर एंड द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, इसके बारे में पढ़ते हैं हम। स्मॉल पॉक्स वॉज अ डेडली डिजीज डेट कॉज ब्लिस्टर्स एंड किल्ड मिलियंस। अ माइल्डर डिजीज कॉल्ड काउपॉक्स सीन इन काउज कुड ऑल्सो इन्फेक्ट ह्यूमन्स। अब वो कह रहे हैं इनिशियली बहुत पुराने ज़माने में जो स्मॉल पॉक्स थी ना, वो एक डेडली डिजीज़ थी और उसकी वजह से बहुत लोग मर जाते थे। ठीक है, जिसकी वजह से आपके ब्लिस्टर्स हो जाते थे बॉडी के ऊपर स्मॉल पॉक्स में। तो उसके बाद एक माइल्डर डिजीज़ आई जिसको काउ पॉक्स बोलते थे, जो कि काउ में होती थी और वो ह्यूमंस को भी इफेक्ट कर सकती थी। अब इन लेट 1700 में क्या हुआ, एक डॉक्टर थे एडवर्ड जेनर करके, उन्होंने डिस्कवर किया कि जिन लोगों को काउ पॉक्स थी ना, उनको स्मॉल पॉक्स नहीं हुए। ठीक है, सो दिस लेड टू द इन्वेंशन ऑफ द फर्स्ट वैक्सीन एंड हेल्प प्रोटेक्ट द पीपल फ्रॉम द स्मॉल पॉक्स। तो उन्होंने क्या किया होगा, काउ पॉक्स का जो वैक्सीन, काउ पॉक्स के जो वायरस और बैक्टीरिया जो थे उसको इनएक्टिवेट करके उसकी वैक्सीन बना के स्मॉल पॉक्स के लिए यूज़ की होगी, है ना। अब आगे चलते हैं, आवर साइंटिफिक हेरिटेज। लॉन्ग बिफोर मॉडर्न वैक्सीन, इंडिया हैड अ ट्रेडिशनल मेथड कॉल्ड वेरियोलेशन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द स्मॉल पॉक्स. It involved using material from smallpox sore to scratch the skin and create a mild infection and build immunity. People who performed this practice were known as टीकेदार्स. अब क्या कह रहे हैं वो लोग कि वैक्सीन तो पहले नहीं थी, लेकिन पहले इंडिया में ना स्मॉल पॉक्स को बचाने, स्मॉल पॉक्स ना हो बच्चों को, वो क्या करते थे, उसमें वो स्मॉल पॉक्स के जैसे ब्लिस्टर्स हो जाते हैं ना, दाने दाने हो जाते हैं, तो उसको
स्क्रैच करते थे, उसमें से थोड़ा सा वो निकालते थे जो भी उनके वायरस बैक्टीरिया ही होगा ना ब्लिस्टर के अंदर, और क्या होगा। फिर जो बंदा होता था हेल्दी वाला, उसके अंदर उसकी स्क्रीन को स्क्रैच करके वो वहाँ इन्फेक्शन को डालते थे, माइल्ड इन्फेक्शन करते थे, थोड़ा ही डालते थे, जैसे कि थोड़ा सा इन्फेक्शन। तो उससे क्या होता था, उसकी दूसरे बंदे की बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती थी। ओके, so now think like a scientist. Observation. Jenner observed that milkmaids who had a cowpox did not catch smallpox, likely because the two viruses are related. तो उन्होंने देखा जिसको cowpox हो जाता था उसको smallpox नहीं होता था। तो ये हो सकता था क्यों? क्योंकि दोनों वायरस जो है आपस में रिलेटेड होंगे ना। हाइपोथेसिस क्या बनाई उन्होंने? द कंटेंट इन द पस ऑफ अ काउपॉक्स ब्लिस्टर प्रोटेक्टेड पीपल फ्रॉम द स्मॉल पॉक्स। तो जो जिसको काउपॉक्स हुआ ना, उसका उन्होंने वो जो ब्लिस्टर्स के अंदर से पस वगैरह जो भी निकला, वो उन्होंने जब हेल्दी इंडिविजुअल में डाल दिया तो उसके बॉडी में भी इम्यूनिटी हो गई डेवलप, और उसको फिर स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। ये उन्होंने हाइपोथेसिस बनाई। तो ये साइंटिस्ट की तरह सोच रहे हैं। फिर उन्होंने अपनी हाइपोथेसिस के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। ही टेस्टेड दिस बाय इंजेक्टिंग काउपॉक्स सैप इनटू अ बॉय हु लेटर शोड नो इलनेस व्हेन एक्सपोज्ड टू स्मॉल पॉक्स। तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक बच्चा लिया जिसके अंदर उन्होंने काउपॉक्स का वो जो सैप था, वो जो काउपॉक्स की पस वगैरह थी, वो उसने उसके अंदर इंजेक्ट कर दी बच्चे के अंदर। तो बच्चे ने कोई भी इलनेस नहीं दिखाई उसको। बच्चे को फिर बाद में स्मॉल पॉक्स से एक्सपोज करा उन्होंने, ठीक है, लेकिन उसको स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसने ऑलरेडी काउपॉक्स वाली वैक्सीन ले ली थी। तो रिजल्ट क्या हुआ? ही फाउंड दैट पीपल हु वर इन्फेक्टेड विद काउपॉक्स सैप वर नॉट रेजिस्टेंट टू स्मॉल पॉक्स। तो उनको स्मॉल पॉक्स हुआ ही नहीं। तो एप्लीकेशन इन्होंने क्या किया इसमें? मास वैक्सीनेशन इवेंचुअली हेल्प इरेडिकेट द स्मॉल पॉक्स वर्ल्ड वाइड। तो फिर उन्होंने बहुत बड़े स्केल पे वैक्सीनेशन बनवाई स्मॉल पॉक्स की, और फिर सब लोगों को दी, जिससे कि उनका डेथ रेट बहुत कम हो गया। Vaccines are one of the most effective ways to protect people of all the ages, from infants to elderly, against many serious disease. तो वैक्सीन जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और वो हर एज ग्रुप के लोगों को प्रोटेक्ट करती हैं, चाहे वो छोटा सा बेबी हो या फिर बूढ़ा हो। They help prevent illnesses, reduce the spread of the infection and save million of life every year. इलनेस प्रिवेंट करती हैं और स्प्रेड नहीं होता इन्फेक्शन फिर। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट वैक्सीन्स आर प्रिवेंटिव नॉट क्यूरेटिव। They can help minimize serious disease before they happen, but do not treat them once someone is already sick. तो वो कह रहे हैं जो वैक्सीन है ना वो प्रिवेंटिव एक्शन है, क्यूरेटिव नहीं है। मतलब कि अगर किसी को मान लो डिजीज़ हो गई, किसी को चिकन पॉक्स हो गया और उसको वैक्सीन आपने पहले नहीं दी, तो अब वैक्सीन लगवाकर कोई फ़ायदा नहीं है, अब तो उसको ट्रीटमेंट ही देना पड़ेगा। ठीक है, तो वैक्सीन जो है डिजीज़ होने से पहले लगवाई जाती है, बाद में उसका कोई असर नहीं होता। Some people may fear or doubt vaccines, but scientists and doctors carefully test them for safety. Getting vaccinated not only protect you but also the people around you. तो कुछ लोग को लगता है, जैसे कोविड-19 की वैक्सीन आई थी तो कुछ लोगों को लग रहा था अरे ये पता नहीं इफेक्टिव है कि नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता, जो डॉक्टर्स होते हैं और जो पूरी टीम होती है वो पूरा प्रॉपर्ली चेक करती है कि ये सेफ़ है कि नहीं। और दूसरा, जब आप वैक्सीनेटेड होते हैं तो आपको बीमारियाँ नहीं होती, तो ये आपके लिए भी अच्छा है और आपके अराउंड पीपल के लिए भी अच्छा है, क्योंकि अगर आप बीमार नहीं पड़ेंगे तो आपके साथ वाले भी बीमार नहीं पड़ेंगे। इंडिया रोल इन वैक्सीन प्रोडक्शन। India is one of the world's largest vaccine producer. It manufactures vaccines on massive scale and supplies them to many countries. India vaccine companies played a key role during the COVID-19 pandemic and continue to support global health efforts. तो वो बोल रहे हैं कि इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा वैक्सीन्स प्रोड्यूस की जाती हैं, बनाई जाती हैं, और जो यहाँ पे फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज हैं वो हमारी वैक्सीन्स को बाहर भी एक्सपोर्ट भेज करती हैं, दूसरे कंट्रीज़ में भी भेजती हैं। बी अ साइंटिस्ट। Dr. Maharaj Kishan Bhan was a well-known Indian doctor and scientist. As Secretary of the Department of Biotechnology, he helped promote science and innovation in India. तो ये जो हमारे डॉक्टर महाराज किशन हैं, ये बहुत अच्छे डॉक्टर भी थे और एक साइंटिस्ट भी थे, और इन्होंने ये बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में थे। ही प्लेड अ की रोल इन डेवलपिंग रोटा वायरस वैक्सीन विच प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम डायरिया। तो इन्होंने कौन सी वैक्सीन जनरेट की थी? रोटा वायरस वैक्सीन, जिसने जो बच्चों को डायरिया से प्रिवेंट करती थी। He believed in using research to create affordable healthcare and made a big difference in India's healthcare and biotechnology sector. तो इन्होंने बहुत ज़्यादा अपना contribution दिया है वैक्सीन्स के डिपार्टमेंट में। Now treatment of disease. If our immune system fails to protect us against the infectious disease, we fall ill and need to visit a doctor. अब किसी ने भी
बैक्टीरिया या वायरस ने हमारी बॉडी को अटैक किया, हमारी बॉडी ने अपना पूरी जान लगा दी, लेकिन फिर भी वो सारे बैक्टीरिया को नहीं मार पाई, तो फिर हम सिक हो जाते हैं, ठीक है। और फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं। द डॉक्टर में गिव अस मेडिसिन विच आर कॉल्ड एज एंटीबायोटिक्स। तो डॉक्टर हमें एंटीबायोटिक्स देता है। अब एक बात याद रखना, जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो केवल आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए होती हैं। वायरल इन्फेक्शन अगर होता है सिर्फ, उसमें एंटीबायोटिक कुछ काम नहीं करती, उसमें हमें एंटीवायरल खाने पड़ते हैं, ठीक है, जो एंटीवायरल ड्रग्स होते हैं। Antibiotics work only against bacterial infection because they target parts of the bacterial cell that are different from the human or other animal cell. They do not work against viruses or disease caused by protozoa. तो उनके अगेंस्ट ये एंटीबायोटिक्स काम नहीं करते। तो जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो सिर्फ आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट ही काम करता है, क्योंकि जो उनके सेल्स में रिसेप्टर्स होते हैं ना, आप बाद में आगे जाके पढ़ेंगे, वो केवल बैक्टीरियल सेल को ही टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। Now think like a scientist. डिस्कवरी ऑफ द फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। अब पेनिसिलिन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक होता है बच्चों, वो किसने डिस्कवर किया था पहले जानते हैं। पेनिसिलिन वॉज डिस्कवर्ड इन 1928 बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अ बैक्टीरियोलॉजिस्ट फ्रॉम लंडन। While studying harmful bacteria, he noticed that a mold on a discarded petri dish stopped the bacteria from growing. अब जो पेनिसिलिन थी वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर की थी सबसे पहले। वो कौन थे? वो एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे लंदन के, जो बैक्टीरियाज की स्टडी करते थे। तो जब वो बैक्टीरिया स्टडी कर रहे थे ना, तो एक दिन उनको क्या दिखा कि वहाँ पे बेकार सी पेट्री डिश पड़ी थी। पेट्री डिश पता है ना, ग्लास की एक कटोरी टाइप समझ लो, जो केमिस्ट्री लैब में हम यूज़ करते हैं। तो उस डिश के अंदर कोई मोल्ड थी जो ग्रो करी हुई थी उन्होंने, फंगस जिसे कहते हैं। तो वो ना किसी एक बैक्टीरिया को रोक रहा था ग्रो करने से। तो उनको क्या समझ में आया कि शायद ये मोल्ड के अंदर से कुछ ऐसा सब्सटेंस निकल रहा है जो कि उस बैक्टीरिया को मार रहा है ना। देखो साइंटिस्ट का दिमाग कहाँ कहाँ चलता है। सो ही रियलाइज्ड दैट द मोल्ड रिलीज अ सब्सटेंस दैट किल्स द बैक्टीरिया. This chance discovery led to the discovery of penicillin, the first antibiotic used to treat the bacterial infection. तो उन्हें समझ में आया इस मोल्ड से पेनिसिलिन निकल रही है, ठीक है ना। मतलब बाद में डिस्कवर हुआ कि उसका नाम पेनिसिलिन है। उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट अपना पूरा किया तो इस तरीके से गलती से ही पेनिसिलिन की डिस्कवरी हो गई। Though antibiotics are effective in protecting us against the bacterial infections and have saved millions of lives since their discovery, their indiscriminate use has led to decline in their effectiveness. वो कह रहे हैं जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो बहुत प्रोटेक्ट करती हैं हमारी। अगर कोई भी डिजीज़ हो जाती है हमारी बॉडी में तो एंटीबायोटिक्स ही खाने पड़ते हैं, लेकिन उनका यूज़ जो है लोग ठीक से नहीं करते। अगर डॉक्टर ने कहा कि 5 दिन का कोर्स करना है तो वो अगर 2 दिन में ठीक हो रहे हैं तो 2 दिन के बाद मेडिसिन ही नहीं खाते हैं। लेकिन इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, इसकी वजह से उनकी बॉडी में रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। मतलब कि जब वो अगली बार दोबारा उनको वही इन्फेक्शन हुआ और उन्होंने वही सेम एंटीबायोटिक खाया तो उनको असर नहीं करेगी। बेसिकली ये तब होता है जब बहुत लंबे समय तक लोग इनका गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जितने दिन का कोर्स होता है ना बच्चों एंटीबायोटिक्स का, वो ज़रूर पूरा करना चाहिए, अदरवाइज़ आपकी बॉडी में रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगी। तो वो बैक्टीरिया जो है वो एंटीबायोटिक उस बैक्टीरिया पे असर करना ही बंद कर देगा। तो अगर आप बीमार होगे और आप वो एंटीबायोटिक खाओगे तो वो आप ठीक नहीं होगे। Nowadays, there are news headlines about antibiotic resistance, a phenomena where bacteria that were earlier killed by a given antibiotic are found to survive and multiply despite treatment with that antibiotic. तो मैंने आपको बता दिया ना एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होती है। मैंने आपको पूरा समझा दिया, ठीक है। अब यहाँ से डेफिनेशन कर लेना कि जहाँ पे बैक्टीरिया जो होता है जो पहले उस एंटीबायोटिक ने किल कर दिया था, लेकिन अब वो सर्वाइव करता है और मल्टीप्लाई करता रहता है जब आप दोबारा उस एंटीबायोटिक को खाते हैं। तो इसको बोलते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, मतलब उसका असर होना ख़त्म हो जाता है। इसलिए एंटीबायोटिक का कोर्स हमेशा पूरा करें, जैसे डॉक्टर ने बताया, उसको आधा अधूरा ना छोड़ें। तो इस डायग्राम में आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो रेजिस्टेंस वाला बैक्टीरिया है वो ह्यूमन बॉडी में ट्रांसमिट हो जाता है एक दूसरे से। देखो अब पहले क्या हुआ, एंटीबायोटिक्स से इस आदमी ने किसी भी तरीके से कुछ भी एंटीबायोटिक्स खा लिए, जब ज़रूरत नहीं थी तब भी खा लिए, और वो भी कोर्स कंप्लीट नहीं किया, तो इसके अंदर रेजिस्टेंस बैक्टीरिया आ गया, ठीक है। अब वही रेजिस्टेंट बैक्टीरिया जो है वो उसकी फैमिली में स्प्रेड हो रहा है, ठीक है। कैसे भी स्प्रेड हो सकता है, ओके। नाउ स्प्रेड रेजिस्टेंट बैक्टीरिया टू द कम्युनिटी।
नेक्स्ट आप देखो, आपको कॉर्नर में थोड़ा सा पिक्चर कटा हुआ है, वहाँ पे एक पेशेंट हॉस्पिटल में लेटा हुआ है, तो उसको तो बहुत सारे एंटीबायोटिक्स मिले हुए हैं, है ना। मान लो उसमें भी कोई रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है, तो वो जाके ट्रांसमिट हो जाएगा वहाँ के, अगर उसने किसी चीज़ को कंटेमिनेट कर दिया, सरफेस को या पानी वगैरह से, तो स्प्रेड इन द हॉस्पिटल थ्रू डर्टी सरफेस। मान लो कहीं हाथ लगा दिया, दूसरे लोगों ने भी हाथ लगा दिया, तो वहाँ डर्टी सरफेस से वो बैक्टीरिया दूसरी जगह पे भी जाएगा। फिर जब पेशेंट अपने घर जाते हैं तो वहाँ पे भी वो एक दूसरे को हाथ मिलाते हैं, कुछ बात करते हैं, खांसी करते हैं, तो वहाँ लोगों को भी फैल जाता है। अब एनिमल से भी हमको रेजिस्टेंट बैक्टीरिया मिल सकता है, कैसे? जैसे मान लो डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होगी बैक्टीरिया इन द एनिमल्स, एनिमल्स में एंटीबायोटिक ठीक से नहीं दिए और उनको भी रेजिस्टेंट बैक्टीरिया आ गए उनके अंदर। अब एनिमल्स का, हम काऊ का मिल्क पीते हैं, अंडे खाते हैं, ये सब इनके थ्रू हमारी बॉडी में भी वो बैक्टीरिया एंटर कर जाएगा। या फिर और कैसे स्प्रेड कर सकता है? अब इनका जो काऊ का डंग होता है वो मैन्योर की तरह यूज़ होता है, खाद की तरह इस्तेमाल किया जाता है फसलों में। अब वो फसल में से जो हम खाते हैं तो फिर वो हमारे घर पे हम हमारे अंदर दोबारा से वो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया एंटर कर जाता है। तो ये पूरा रास्ता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो कॉमन इन्फेक्शंस होते हैं दे आर हार्डर टू ट्रीट एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन, प्रोलॉन्ग इलनेस एंड इवन डेथ। तो ये रेजिस्टेंस, बैक्टीरिया रेजिस्टेंस को ना आप छोटा मोटा काम मत समझो। अगर मान लो कोई पेशेंट है, वो बहुत सीरियसली इल है और वो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, डॉक्टर उसको तरह तरह की एंटीबायोटिक दे के थक गए, कोई असर ही नहीं कर रही है। क्यों नहीं असर कर रही है? क्योंकि उसकी बॉडी में सारे बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो चुके हैं उस एंटीबायोटिक से, ठीक है। तो उस वजह से उसकी इलनेस बहुत बढ़ सकती है और वो मर भी सकता है। इसीलिए एंटीबायोटिक जो है बहुत ध्यान से खाने चाहिए। Now activity 3.7, let us infer. Study the infographic given in figure 3.5b. How do you think the antibiotic resistance has been developed in bacterial pathogens? What precautions may be taken to reduce the antibiotic resistance? तो वो कह रहे हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ना हो उसके लिए आपको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वी मस्ट यूज एंटीबायोटिक वाइजली ओनली व्हेन प्रिस्क्राइब्ड बाय अ डॉक्टर इन अ करेक्ट डोज एंड फॉर द राइट ड्यूरेशन। तो जब भी आपका डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा आपको एंटीबायोटिक, तभी लेना है, जितनी डोज दी है उतनी लेनी है और जिस टाइम पे बोला है उतने टाइम पर खानी है दवाई। Avoiding unnecessary use help prevent the rise of resistant bacteria and keep antibiotics effective for future generation. तो अगर आप इस तरह से अच्छे से एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे तो आपको रेजिस्टेंट बैक्टीरिया आपकी बॉडी में नहीं आएगा। Traditional medicine system like Ayurveda, Siddha and Unani have been used in India for many years to manage the common health problems. They use natural substances like herbs, oils. तो जो हमारी आयुर्वेदा है, यूनानी है, ये सब लोग क्या चीज़ें यूज़ करते हैं? ये ऑयल्स यूज़ करते हैं, जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल करते हैं किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए। अब आओ डायग्राम को देखते हैं। हाउ बैक्टीरिया बिकेम रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। अब एक बैक्टीरिया जो है वो कैसे रेजिस्टेंट हो जाता है? तो फ्यू माइक्रोब्स डेवलप रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। कुछ माइक्रोब्स हैं, कुछ बैक्टीरिया हैं जिन्होंने रेजिस्टेंस डेवलप कर ली। अब क्या करेंगे ये? जब एंटीबायोटिक्स किल बैक्टीरिया कॉजिंग इलनेस, दे ऑल्सो, जब आप एंटीबायोटिक लेते हैं ना, तो जो आपके बैक्टीरिया ने इलनेस कॉज करी है उसको तो वो मारता ही है, लेकिन क्या साथ के साथ क्या होता है, आपका गुड बैक्टीरिया भी मर जाता है, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर रहा होता है, वो भी मर जाता है साथ में। सो द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया ग्रो एंड टेक ओवर। तो उसके बाद जब अच्छा बैक्टीरिया मर गया तो अब किसकी पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी? जो गंदा बैक्टीरिया है, ठीक है, वो ग्रो करता है और पूरे बॉडी में फैल जाता है। फिर सम बैक्टीरिया ट्रांसफर द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस टू अदर बैक्टीरिया कॉजिंग मोर प्रॉब्लम। अब कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो रेजिस्टेंस दूसरे बैक्टीरिया में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में भी चली जाती है। तो उसकी वजह से क्या होती है? रेजिस्टेंस की पॉपुलेशन बढ़ जाती है और आपकी बॉडी उस एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट हो जाती है, आपको असर करना उस दवाई का बंद कर जाता है। देखो अब ये फिर से एक फिगर दिखाइए जिसके अंदर वो दिखा रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया एंड प्रिवेंटिव मेजर्स। किस तरीके से वो बन रहा है वो तो हमने ऊपर देख लिया, और प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले है क्या फिगर में है, आई नीड एंटीबायोटिक फॉर माई मदर, शी हैज़ अ सोर थ्रोट एंड फीवर, सो यू मस्ट गेट अ प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम अ डॉक्टर। तो वो आदमी जो है वो दुकान पे लेने गया केमिस्ट की शॉप पे दवाई, लेकिन केमिस्ट ने क्या बोला, पहले तुम डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेकर आओ, ठीक। इस तरीके से हम प्रिवेंट कर सकते हैं रेजिस्टेंस को, क्योंकि हम खुद से तो कोई भी एंटीबायोटिक खा सकते हैं, हमको क्या मालूम कौन सा खाना है। नेक्स्ट फोटो में क्या है, आर यू गिविंग एंटीबायोटिक्स टू योर कैटल, ये आदमी पूछ रहा है। तो आंटी कहती है नो आई एम नॉट यूजिंग एंटीबायोटिक्स, मैं कोई भी नहीं यूज़ कर रही।
फिर अभी बच्चे क्या कह रहे हैं, नो नो डू नॉट गिव एंटीबायोटिक इंजेक्शन टू योर कैटल, इट विल डेवलप एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस अदरवाइज। तो कैटल्स को एंटीबायोटिक नहीं देना है, अदरवाइज उनके अंदर रेजिस्टेंस पैदा हो जाएगी। मिनरल्स फॉर मैनेजिंग इलनेस एंड प्रोमोटिंग रिकवरी एंड फोकस ऑन अ हेल्दी लाइफस्टाइल एंड बैलेंस डाइट। तो आपको किस पे फोकस करना है, बेसिकली लाइफस्टाइल पे और बैलेंस डाइट पे। वाइल दिस सिस्टम, ये जो आयुर्वेदा वगैरह है ना, वो ऐसे ही करते हैं, ठीक है, मिनरल्स वगैरह यूज़ करते हैं इलनेस मैनेज करने के लिए और रिकवरी को प्रमोट करने के लिए। While these systems can help with some conditions and are useful for everyday well-being, they may not be effective in all the disease and at all the stages. अब ये जो आपकी आयुर्वेदिक है, यूनानी है, तो अगर आप काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ गए तो आपको एलोपैथिक लेनी ही पड़ती है, तब ये दवाइयाँ बहुत असर नहीं करती। बट ये शुरू से अगर आप लेंगे ना तो आपकी बॉडी के अंदर अच्छी इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रांग हो जाएगा। Therapies for non-communicable disease focus on managing symptoms and improving the quality of life through medication, lifestyle change and rehabilitation. तो वो कह रहे हैं जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की थेरेपी होती है ना, जो उनके लिए मेडिसिन वगैरह होती हैं, वो किस पे फोकस ज़्यादा करती हैं, जो उनका ट्रीटमेंट होता है मैनेजिंग सिम्टम एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। जो भी सिम्टम्स आपको आ रहे हैं, मान लो आपको हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है, उसकी तो दवाई आप खाओगे, उसकी वजह से आपको हेडेक हो रहा है, तो उसका सिम्टम ये हुआ ना हेडेक, तो उसकी दवाई देंगे आपको। तो सिम्टम मैनेज करेंगे और आपकी लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव करेंगे। अर्ली डायग्नोसिस एंड कंटिन्यूस केयर आर की टू कंट्रोल द डिजीज प्रोग्रेशन एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन। तो एक तो डायग्नोसिस प्रॉपर टाइम पे हो जाना चाहिए, और दूसरा जब आप कंटिन्यूसली प्रॉपर मेडिकेशन लेते हैं, अपनी केयर करते हैं, तो आपका डिजीज़ प्रोग्रेशन जो है, मतलब जो डिजीज़ बढ़ती है ना, वो नहीं बढ़ती, वो रुक जाती है और आपके अंदर कोई भी कॉम्प्लिकेशन आगे चल के नहीं आती। चलो अब हम करेंगे स्नैपशॉट्स, मतलब समरी पॉइंट्स। हेल्थ मीन्स कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट जस्ट द एब्सेंस ऑफ डिजीज़। तो हेल्थ का मतलब है आपको कंप्लीटली अपना फिजिकली भी ठीक रहना है, मेंटली भी ठीक रहना है, और बिहेवियर भी आपका ठीक रखना है, फ्रेंडशिप करनी है लोगों के साथ। सेकेंड, बीइंग हैप्पी हेल्प अस स्टे एक्टिव एंड हेल्दी, एंड गुड हेल्थ ऑल्सो इम्प्रूव आवर मूड। हेल्थ एंड हैप्पीनेस आर क्लोजली रिलेटेड। अगर आप हेल्दी रहेंगे तो आप खुश भी रहेंगे। थर्ड, अ डिजीज़ अफेक्ट द नॉर्मल वर्किंग ऑफ द बॉडी और माइंड। अगर कोई भी बीमारी हो जाती है तो आप वर्क कुछ भी नहीं कर पाते हैं, आप सो जाते हैं। नेक्स्ट, सिम्टम आर वॉट वी फील लाइक पेन एंड टायर्डनेस, साइंस डेट कैन बी सीन और मेजर्ड लाइक फीवर और रैश। तो साइंस बेसिकली जो है वो डॉक्टर ही देख पाते हैं, और सिम्टम्स हम खुद देख लेते हैं। नेक्स्ट, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज लाइक डायबिटीज एंड हार्ट डिजीज आर कॉज बाय लाइफस्टाइल एंड एनवायरमेंट फैक्टर्स, नॉट द जर्म्स। They can often be prevented with healthy habits, lifestyle changes and regular exercise. तो जो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ होती हैं आपकी डायबिटीज़ वगैरह, उनको अगर आप एक्सरसाइज प्रॉपरली करते हैं, अपना लाइफस्टाइल ठीक कर लेते हैं, खाना प्रॉपर टाइम पे खाते हैं, जंक नहीं खाते, तो वो ठीक हो जाती हैं। नेक्स्ट, इन्फेक्शियस डिजीज आर कॉज बाय पैथोजेंस लाइक बैक्टीरिया, वायरस और वर्म्स। तो पैथोजेंस क्या होते हैं आपके, बैक्टीरिया, वायरस, वर्म, सब पैथोजन कहलाते हैं। नेक्स्ट, आवर इम्यून सिस्टम हेल्प प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल पैथोजन। तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो हमको प्रिवेंट करता है, हमारी बॉडी को ये बैक्टीरिया, वायरस के अगेंस्ट। नेक्स्ट, वैक्सीन ट्रेन द इम्यून सिस्टम यूजिंग डेड, वीकेंड और हार्मलेस पार्ट्स ऑफ द जर्म टू प्रिवेंट द डिजीज। तो मैंने आपको पहले वैक्सीन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, पढ़ लेना चैप्टर में से। लास्ट, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट आर इंपॉर्टेंट फॉर मैनेजिंग एंड क्योरिंग डिजीज। डायग्नोसिस मतलब बीमारी का पता लगना कि इसको बीमारी है क्या। आप तो सिम्टम लेके चले गए डॉक्टर के पास कि भाई मुझे फीवर हो रहा है, कोल्ड भी हो रहा है, कफ भी हो रहा है, और बहुत जुकाम हो रहा है, हेडेक हो रहा है, ये सब, बॉडी भी टूट रही है, तो डॉक्टर ने कहा आपको वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है। तो उसको डायग्नोज किया, उसने पता लगाया कि आपको एक्चुअली में डिजीज़ क्या है, फिर उसका ट्रीटमेंट किया, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स ला के दूंगी, और क्वेश्चन आंसर्स पढ़ना। और उसके बाद मैं सोच रही हूँ आप सब लोग बहुत नोट्स कर रहे हो, तो आपको चैप्टर 1, 2 और 3 के नोट्स दे देती हूँ, ठीक है। उसके बाद हम हिंदी स्टार्ट करेंगे। तो आप चैप्टर 1 और 2 ऑलरेडी देख लेना, वो अपलोड भी हो गया, उसको पहले अच्छे से पढ़ना। नोट्स पढ़ने से पहले आपको चैप्टर पढ़ना है ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो, फिर आप नोट्स लर्न करना। अगर आप सीधा नोट्स पे कूद जाओगे ना बच्चों और चैप्टर नहीं करोगे तो आपको कुछ समझ में आने वाला है नहीं। फिर मत कहना मैम ने नहीं समझाया, मैम तो पूरी ताकत लगाती है आपको समझाने में, ठीक है। तो चलो अच्छे से पढ़ो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब कर लेना। तब तक टेक केयर, स्टे अवेयर, बाय बाय।